नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है, बहुत पुरानी है, कुछ 6 साल पुरानी है। प्रदेश है बिहार और जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में एक गांव है मचहा। वहाँ 27 अक्टूबर 2019 और इत्तेफाक ये कि उस साल यानी 2019 में 27 अक्टूबर को ही दीपावली थी। हर घर में शाम के समय दीपावली का जो जो लोग त्यौहार मनाते हैं तो गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। लोग नए कपड़े पहन के उसके बाद फिर अ, पटाखे चलाते हैं और उसके बाद फिर भोजन इत्यादि करते हैं, लोगों के यहाँ मिलने जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार था कुणाल कुमार का। कुणाल कुमार, उनकी पत्नी कंचन देवी, भतीजी उनकी सोनम कुमारी और उनका बेटा शिवम। ये सब लोग घर में ही दिवाली के पूजन का कार्यक्रम कर रहे थे, नए कपड़े पहनकर। और जो भी उसमें पूजा में जो भी कार्यक्रम होते हैं, हर परिवार अपना स्वयं की पूजा करता है। बहुत सक्षम लोग हैं, वो किसी पुरोहित को और उनको बुला के पूजा कराते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये पूजा घर वालों द्वारा ही संपादित की जाती है। ये पूजा चल ही रही थी, तभी कुणाल कुमार के भाई कुणाल कुमार के भाई विकास कुमार घर के भीतर घुसे और अपने भाई, सगे भाई कुणाल से बहस करने लगे। थोड़ी देर में दोनों तरफ से बहस जब ज़्यादा हुई तो इसी बीच विकास ने अपनी पिस्टल निकाली और अपने भाई को वहीं जहाँ पूजा हुई थी, जो आंगन था, उसी कमरे में पहले अपने भाई कुणाल कुमार को गोली मारी, फिर अपनी भाभी कंचन को गोली मारी और भतीजी जो कुणाल की थी, सोनम कुमारी, उनको भी गोली मारी और इस तरह से कुल 15 गोलियां मारी गई। शिवम के ऊपर उन्होंने पिस्टल, जो उनके पास पिस्टल जो अग्न्यास्त्र था, उसके ऊपर करके गोली चलाई, लेकिन एक ही गोली चली जो मिस हो गई, यानी जो उसके बगल से निकली, क्योंकि वो डर रहा था और भाग रहा था। और उसके बाद उसकी मैगजीन में गोलियां खाली हो गई। वो किसी तरह से बच के वहाँ से भागा और कई किलोमीटर दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा, वहाँ हल्ला मचाया, वहाँ से गांव वालों को लेकर गांव आया और तब तक उसके चाचा विकास कुमार वहाँ से भाग चुके थे और उसकी माँ, उसके पिता और उसकी एक चचेरी बहन, तीनों की लाशें वहीं पड़ी हुई थी और तीनों ही दम तोड़ चुके थे। घटना गंभीर थी और पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने अपना जो इनिशियल कार्रवाई होती है वो सब की और फिर विकास की गिरफ्तारी हुई। लेकिन विकास की गिरफ्तारी के बाद और ढेर सारी बातें और खुलने लगी। पुलिस ने फिर दस्तावेजी जांच जब की उसको गिरफ्तार करने के बाद, तो ये पता लगा कि सबसे पहले 18 नवंबर 2012 को विकास ने अपने चाचा अरुण कुमार सिंह के घर पर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में वो गिरफ्तार हुआ और उसकी गवाह बनी उनकी चाची। चाची की हत्या में उनकी चाची मणि देवी गवाह बनी। वो चश्मदीद गवाह थी, उनकी गवाही बहुत आवश्यक थी। और फिर 2012 के इस हत्याकांड में 2017 में जब उनकी गवाही का नंबर आया तो फिर विकास कुमार ने उनके ही दरवाजे पर चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। और चाची की इस हत्या में जो चश्मदीद गवाह थे वो उसके भाई थे कुणाल सिंह गवाह बने, जो जिनकी हत्या हुई, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। चाचा की हत्या के आरोप में विकास को आजीवन कारावास की सजा हुई थी
जबकि चाची की हत्या का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। चाचा चाची की हत्या के बाद उसका विवाद भाई कुणाल से शुरू हुआ कि तुम इस मामले में गवाही नहीं दोगे, ये चाचा चाची का मामला था, तुम मेरे भाई हो, तुम इसकी गवाही नहीं दोगे। कुणाल ने कहा कि चाचा और चाची दोनों ही मेरे पास रहते थे, उनको मेरे ऊपर विश्वास था, वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे और ये संभव नहीं है कि मैं चाची की हत्या की गवाही न दूं। लेकिन वो बार बार इसी बात को लेकर धमकाता था। विकास को ये लगता था कि चाचा चाची की हमने हत्या कर दी है तो उनकी संपत्ति पूरी वो कुणाल यानी मेरे भाई के नाम चली जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। संपत्ति के ही चक्कर में उसने अपने पहले चाचा की और चाचा की गवाही चाची न दें इसलिए चाची की हत्या की थी। और उसके दिमाग में ये बैठ गया कि चाचा चाची भाई को बहुत मानते थे और ऐसा न हो कि ये पूरी प्रॉपर्टी भाई के नाम चली जाए। 2013 में चाचा की हत्या के आरोप में वो जेल में था। तब हाई कोर्ट से उसके जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। उसने, जो शातिर दिमाग है, जिस आदमी को डर नहीं लगता, कि चाचा की हत्या कर दी, उसकी गवाही में चाची थी उनकी भी हत्या कर दी, उसकी गवाही के लिए उसका सगा भाई था। और इतने शातिर दिमाग आदमी ने जब उसकी हाई कोर्ट से उसकी बेल यानी जमानत खारिज हो गई तो 17 अक्टूबर 2014 को उसने हाई कोर्ट का एक फर्जी जमानत आदेश बनवाया और ये आदेश दाखिल करके वो जेल से बाहर निकल गया। अब आप सोचिए किस तरह का, किस दिमाग का आदमी रहा होगा। ये बात फिर उसके भाई ने और बाकी लोगों ने कोर्ट के संज्ञान में वो ले आए कि साहब देखिए इस बेल ऑर्डर से वो बाहर हुआ है और इसकी जांच कराई जाए कि कैसे, जब हाईकोर्ट से इसकी जमानत खारिज हो चुकी थी तो ये कौन सा आदेश है या किस जज साहब ने कर दिया कि जिसकी वजह से ये बाहर आ गया। खैर हाईकोर्ट ने जब अपनी इंटरनल जांच कराई तो उसे गंभीरता से जांच कराई तो पता लगा कि ये बिल्कुल फर्जी जमानत आदेश है। बहुत ही गंभीर घटना थी। तो 29 अप्रैल 2015 को कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। सीबीआई की जांच में भी ये फर्जीवाड़ा साबित हो गया कि ये फर्जी तरीके से बनाया हुआ दस्तावेज था। लेकिन तब तक वो 2017 और 2019 की हत्याओं को अंजाम दे चुका था। अब आप सोचिए कि कितना शातिर आदमी था कि 2015 में सीबीआई की जांच हुई और जांच होते होते और ये उसका जुर्म साबित होते होते वो दोनों हत्याओं को उसने अंजाम दे दिया था, 17 की और 19 की भी। 19 में उसने दीपावली की रात अपनी पिस्टल से 16 गोलियां चलाई, भाभी भाई और भतीजी की हत्या कर दी। खैर पुलिस ने उसको टेक्निकल सर्विलांस के जरिए देवघर से गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में वरिष्ठ वकील अमरेंद्र कुमार अमर बताते हैं कि बेगूसराय शहर से सटे मचाहा की तरफ जो भीड़ जाती थी उसके जुबान पर एक ही नाम होता था, इसी हत्यारे का, इसी अपराधी का, विकास का, जिसने पहली हत्या के बाद दूसरी, उस हत्या के गवाह, फिर दूसरी हत्या के बाद उस हत्या के गवाह, उसकी पत्नी और उसकी भतीजी की हत्या कर दी, वो भी सिर्फ जमीन के लिए, जायदाद के लिए। घटना के बाद तत्कालीन एसपी अवकाश कुमार ने टीम बनाई थी और इसकी अच्छी और गहन विवेचना कराई थी कि और उस बच्चे को जो इसमें बच गया था, शिवम, जिसके ऊपर एक गोली तो उसे लगी नहीं, वो बच गया और बाकी पिस्टल में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो वहां से भाग गया था। उसकी गवाही और उसकी सुरक्षा का काम भी तमाम सामाजिक संगठनों ने लिया, क्योंकि वो पढ़ रहा था उस समय कि उसकी पढ़ाई का नुकसान भी न हो और इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, यही अकेला चश्मदीद गवाह है अपने माँ बाप और चचेरी बहन की हत्या का।
कहीं इसकी भी हत्या न करा दे वो या कर दी जाए। खैर, जब देवघर से उसे पकड़ कर लाया गया तो उसके चेहरे, उसका वो एसपी कार्यालय जब लाया गया, सारी प्रेस उसको देख रही थी, लेकिन उसके हाव भाव सामान्य थे और उसे किसी तरह का पश्चाताप नहीं था। सरकारी वकील राम प्रकाश यादव बताते हैं कि इसमें कोर्ट में गवाही की तारीख, उसकी कोर्ट में गवाहियां उन्होंने कराई, 6 गवाही कराई, और जो उसका जो बेटा बच गया था शिवम, शिवम की मुख्य गवाही हुई, बाकी और ढेर सारी गवाहियां की गई और सभी हत्याओं को एक तरफ से जोड़कर उसका ट्रायल। हालांकि चाचा की हत्या में उसको आजीवन कारावास हुई, चाची की हत्या का मामला चल रहा है और इस हत्या में राम प्रकाश यादव ही सरकारी गवाह थे। तो उन्होंने बताया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मर्डर है और अदालत ने, अपने सेशंस जज ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने अपने फैसले में ये बताया है कि ऐसे लोगों का समाज में रहना कलंक है और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी की सज़ा भी अभी सुनाई गई है 11 फरवरी को, 12 फरवरी 2026 को। 11 फरवरी को ये तय था, लेकिन बेऊर से बेगूसराय लाने में विलम्ब हो गया, वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया था, इसलिए 12 फरवरी 2026 को विकास कुमार को अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी। आज की घटना देखिए, अपराध की घटनाएं सुनाते हुए मुझे लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। हर दिन, लगभग हर दिन अगर कहीं मैं विशेष काम से गया हूँ तो उस दिन कुछ पुरानी घटनाएं, जिन्हें रिपीटेड एपिसोड्स कहते हैं, उनको डाला, लेकिन कभी एक भी दिन का अवकाश नहीं है पिछले 5 सालों में जब आपके समक्ष किस्सा गोई का कोई न कोई एपिसोड न आया हो। हर एपिसोड के बाद मैं घटना के बाद अपराध का नीर शीर विश्लेषण भी करता हूँ। हत्या की लगभग सभी घटनाओं में मूल में सिर्फ 3 बातें होती हैं: जर, जोरू और जमीन। मैंने लगभग सभी घटनाओं में इन तीनों का जिक्र भी किया है कि जर, जोरू, जमीन, यानी जर का मतलब धन से संबंधित है, धन, गहना जिसे और जो भी कह लें आप। जोरू महिला से संबंधित, या जमीन यानी जायदाद से और संपत्ति से संबंधित। किसी भी हत्या के पीछे इन्हीं 3 में से एक मकसद होता है। अपराध शास्त्र में भी यही बात पढ़ाई बताई जाती है पुलिस वालों को कि जब भी आप हत्या के पीछे का मकसद ढूंढें, हत्या के पीछे का मोटिव ढूंढें, हत्या के पीछे का कारण ढूंढें, तो इन तीनों को अपने निगाह में रखें और एक एक करके संभावनाओं को इन्हीं तीनों में से तलाशें। अपराध को नज़दीक से देखने वाले पुराने पुलिस अधिकारियों ने भी हमेशा यही सीख दी। मेरे गुरु ने भी, जब हम बिल्कुल शुरू में वर्ष 2090 में पुलिस की सेवा में आए थे, तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जो बहुत पुराने हमारे पुलिस वाले थे जो क्लासेस लिया करते थे, विधि विशेषज्ञ थे जो क्लासेस लिया करते थे, उनका सार यही था कि किसी भी गंभीर अपराध और खासकर हत्या के अपराध में अगर कारण आप ढूंढेंगे तो इन्हीं तीनों में से एक कारण मिलेगा, यानी जर, जोरू या जमीन में। अच्छा, यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब तक विवेचना में आप मकसद या मोटिव नहीं साबित कर देते हैं, ट्रायल में हत्या का ये मुकदमा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर ही नहीं, बहुत कमज़ोर हो जाता है। और सेशन कोर्ट में यानी ट्रायल कोर्ट में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए बिना हत्या के मोटिव को अच्छी तरह से साबित किए हुए, क्योंकि वहाँ सारे पहलुओं पर सीधे जो प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, जो माननीय जजेस होते हैं, वो सारे पहलुओं को देखते हैं और उन्हें अंदाज होता है कि ये घटना सही है या गलत है, लेकिन वो कागज़ों में बहुत ज़्यादा गहरे से नहीं बैठ करते हैं। तो हो सकता है प्रोसिक्यूशन को थोड़ी बहुत सफलता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या निचली अदालत में मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में बिना मोटिव साबित किए
कोई सजा नहीं हो पाती है। अच्छा, अभी पिछली 3 घटनाओं में मैंने आपको बताया कि सेशंस कोर्ट से हत्या के अपराध में फांसी हो गई, लेकिन उच्च न्यायालय में वो बरी हो गए। और जो पिछली 3 घटनाएं बताई हैं, इन तीनों घटनाओं में उच्च न्यायालय ने यही बताया है कि विवेचना में हत्या का मोटिव या मकसद प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। देखिए, विवेचना में सिर्फ ये बता देना कि ये हत्या रंजिश में हुई, प्रेम प्रसंग में हुई, जमीन के टुकड़े के लिए हुई, ठीक है, ये सिर्फ आप लिख दीजिए कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग है, तो ये कभी ट्रायल में टिकेगा नहीं। आपको जो मकसद है सबसे पहले वही साबित करना है, और वो साबित करना है आपको गवाहों के बयान से, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य से, फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से। जब तक ये आप उसको पुख्ता तौर पे मोटिव को साबित नहीं कर पाएंगे, ट्रायल में ये मुकदमा चल नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और सिर्फ आपको इसमें जैसे ये कहते हैं हताशा ही हाथ लगेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मान लिया सेशंस कोर्ट से फांसी की सज़ा हो गई, आजीवन कारावास की सज़ा हो गई, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में तो उन्हीं कागजों पे विचार होता है, उसी केस डायरी पे विचार होता है, गवाहों के उसी बयान पर विचार होता है। गवाह नहीं आते वहाँ पर, क्रॉस एग्जामिनेशन वहाँ नहीं होता, जो होना था वो हो चुका है ट्रायल कोर्ट में, उसी पर विचार होता है। और अगर उस विचारण में ये लगता है कि विवेचना के समय विवेचक ने मोटिव को यानी मकसद को या हत्या के कारण को अच्छी तरह से साबित नहीं किया है, तमाम चीज़ों से आप किसी चश्मदीद के बयान पर, पारिस्थितिक जन्य सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस उनके आधार पर, फॉरेंसिक एविडेंसेस के आधार पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के आधार पर, अगर आपने हत्या के मोटिव को स्ट्रांगली साबित नहीं किया है, तो फिर वो कोर्ट में चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। और फिर जो कम जानकार लोग हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं कि साहब जुडिशरी ये है, जुडिशरी वो है, न्यायपालिका में ये सब दिक्कत है, ये जज साहब की वजह से ये बरी हो गया। इस तरह की बेतुकी, सरासर गलत और अनुचित बातें करते हैं, जब कोर्ट के सामने जो चीज़ें रखी जा रही हैं उनमें दम ही नहीं है, आपने लिखा ही नहीं है, आपने साबित नहीं किया है, आपने उसको प्रॉपरली कड़ी से कड़ी जोड़ा नहीं है, आपने उसका जो सिरे से, एक सिरे से और एक सिरे तक आपने उसकी कड़ियाँ नहीं जोड़ी हैं, मिसिंग लिंक्स आपने छोड़ दिए हैं। क्या करेगी अदालत, क्या करेगी न्यायालय? भाई, वहाँ न्यायालय के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती कि वो अपने तीसरी आंख को खोल कर देखे कि वाकई वहाँ क्या हुआ है। उसके पास तो वही कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, केस डायरी होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। अगर उसमें विसंगतियाँ भरी होंगी, क्या करेगी अदालत? लेकिन मानव स्वभाव है, मानव मन है, लोगों की बोलने की स्वतंत्रता है कि साहब ये तो फलाना हो गया, ये तो ठिकाना हो गया, वो तो जुडिशरी खराब हो गई। दुनिया के आरोप तुरंत उस पर न्याय प्रक्रिया पर, न्यायालय पर लगाना शुरू कर देते हैं। गलत है ये। आप उस आदेश को पढ़िए जो पिछले मैंने आपको 3 ऐसे घटनाएं सुनाई हैं जिसमें फांसी में भी अपराधियों को उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालयों में बरी किया गया है। बरी करते हैं, उसका वो कारण देते हैं कि आपने विवेचना में कौन कौन सी लापरवाही की है, जिसके कारण शंका उत्पन्न होती है कि आपने सही विवेचना या सही डायरेक्शन में विवेचना की भी है कि नहीं की है। आपने आला कत्ल बरामद किया, कुल्हाड़ी है, चाकू है, बंदूक है, पिस्टल है, रिवॉल्वर है, लेकिन बरामदगी के समय आपने कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं रखा, इंडिपेंडेंट एविडेंस के बगैर आपने वो बरामद किया, तो ये शंका का कारण बनेगा कि कहीं पुलिस ने ही तो इसको वहाँ नहीं रख दिया था, रखा और फिर वहाँ से बरामद दिखा दिया। तो जब भी ये शंका की दृष्टि से देखी जाने वाली विवेचना की अलग अलग कड़ियाँ हैं, अगर इनमें शंका होगी तो अपराधी छूटेंगे, शंका की गुंजाइश
नहीं छोड़नी चाहिए, कड़ियों को कहीं भी लूज एंड उसका नहीं छोड़ना चाहिए। तभी आपको लोअर कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, सज़ा में कोई कमी नहीं होगी। और अधिकतर केसेस में सेशंस कोर्ट से दिए गए फैसले अगर इस तरह से, जिसको कहते हैं ठोंक बजा के, ट्रायल के समय प्रोसिक्यूशन ने अगर अच्छी तरह से ट्रायल पूरा कराया है तो वही फैसले सुप्रीम कोर्ट तक माने जाते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।